जी, हमने लास्ट क्लास में प्रिजनर्स डिलेमा जो है वो कवर किया था, जो कि एक नॉन इंक्लूसिव मॉडल है जो ओलिगोपोली में फर्म्स एक्सपीरियंस करती हैं। और जब वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही होती तो हमने प्रिजनर्स की एग्जांपल के साथ इसको फिर कंपनीज की एग्जांपल के साथ भी समझा था। तो ये तो एक सिर्फ एक्शन है ना एडवर्टाइजमेंट का, और किसी भी किस्म का एक्शन। तो उसमें हर फर्म जो है वो बिफोर टेकिंग डिसीजन कंसिडर करती है कि दूसरी फर्म किस किस किस्म के डिसीजन ले सकती है, और फिर उसके बाद ऐसा डिसीजन लेती है कि जिसमें उसको सबसे, या जो सबसे बेहतर ऑप्शन है जो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन असल चीज क्या है कि दूसरी अपने राइवल बिजनेस को देखते हुए या राइवल बिजनेसेस के डिसीजन को देखते हुए या रिस्पॉन्स को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। तो ये हमने स्टडी किया, और इसमें फिर मैंने आपको बताया कि वो नैश इक्विलिब्रियम जो एक टर्म इस्तेमाल होती है वो उसी पॉइंट की है जिसमें आप एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो आपको सबसे बेस्ट आउटकम देता है, कीपिंग इन व्यू द रिस्पॉन्स या द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट कैन बी मेड बाय द अदर बिजनेस और बिजनेसेस। अच्छा, अब एक चीज और अगर हम देखें यहाँ पर कि नैश इक्विलिब्रियम में मैंने लिखा है जैसे कि नैश इक्विलिब्रियम इज द सॉल्यूशन टू अ गेम इन विच टू और मोर प्लेयर्स हैव अ स्ट्रेटजी एंड विद ईच पार्टिसिपेंट कंसिडरिंग एन ओपोनेंट्स चॉइस। अभी बताया आपको, ही हैज नो इंसेंटिव नथिंग टू गेन बाय स्विचिंग हिज स्ट्रेटजी। अगर वो चेंज करता है अपनी ऑप्शन को, स्ट्रेटजी को, तो उसको फायदा नहीं होने वाला। तो वो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोमिनेंट स्ट्रेटजी भी इसको कहा जाता है। और ये इसको ये नैश ऐसी स्ट्रेटजी जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी कहलाएगी, वो उस फॉर्म को नैश इक्विलिब्रियम पे ले आएगी, यानी कि उसको स्विच करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अच्छा, और वो मैंने यहाँ पर भी बार ये आप खुद पढ़ सकती हो, प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता देना। अब हम आगे चल रहे हैं। अ, सर ऊपर एक और भी टर्म थी, जीरो सम। और सर हम्म, उसका मतलब हाँ वो बताना मैं भूल गया। अच्छा, एक मिनट, मैं बताता हूँ वो भी। तो अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये नॉन क्लूसिव तो किंग हमने पढ़ा। तो हमने नॉन क्लूसिव मॉडल में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। किंग डिमांड का पढ़ा है, इसमें भी फर्म्स जो है वो किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर रही होती। और प्रिजनर्स डिलेमा में, यानी कि अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि जी ओलिगोपोली के बारे में बताएं कि फर्म कैसे बिहेव करती हैं अगर वो आपस में कॉपरेट करने के लिए राजी नहीं है, तो फिर आपको इन दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। समटाइम तो वो नाम ले लेता है एग्जामिनर, लेकिन समटाइम वो नाम नहीं लेता, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि आपको इन दोनों को डिस्कस करना है। अच्छा, अब जो आप कह रही थी अभी, वही जीरो सम भी ये इसी से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें भी कि आप जीरो सम का मतलब क्या है जी, कि आपने ये चूंकि प्रिजनर डिलेमा या गेम थ्योरी में ये अप्लाई होता है। और इसमें आपका जो बेनिफिट आपको मिलना है वो तभी मिलेगा जब आपकी दूसरी पार्टी जो है ना वो लूज कर रही है। यानी कि ये यहाँ जो लिखा है, जीरो सम इज अ टर्म यूज्ड इन गेम थ्योरी दैट इम्प्लाइज नेट बेनिफिट रिमेन्स द सेम। नेट बेनिफिट जब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो आपको नुकसान हो रहा है और जो फायदा हो रहा है, नुकसान में से फायदा निकालने के बाद जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसको नेट बेनिफिट बोलते हैं। तो नेट बेनिफिट रिमेन्स द सेम एज वन पार्टी ओनली गेन्स इफ द अदर पार्टी लूजेस। तो अब जीरो सम यही बता रहे हैं कि दूसरी पार्टी, एक पार्टी तभी जीतेगी या उसको फायदा होगा जब दूसरी पार्टी जो है वो हारेगी, या दूसरी पार्टी जो है वो वाला डिसीजन या स्ट्रेटजी नहीं लेती। तो ये भी इसी वो जो हम नैश इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, या हम जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी कह रहे हैं, उसी में ये उसमें ही ये टर्म इस्तेमाल होती है। मैंने इसीलिए भी लिखी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाती है, तो पता होना चाहिए कि भाई ये जीरो सम क्या होता है। तो
आपका जो बेनिफिट है वो वही रहेगा। और जो दूसरी पार्टी है, एक से हमने यहाँ तो दो पार्टीज की बात की है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक पार्टी जो है वो लूज करेगी तो दूसरी पार्टी जीतेगी। यानी कि यहाँ पर भी अगर दोनों ही एडवर्टाइज कर लेते हैं तो देखा जाए तो फायदा किसी को भी नहीं हो रहा। यानी कि अगर आप गौर करो ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक तो हमारे पास है कि अगर दोनों एडवर्टाइज नहीं करते, कंपनी ए भी एडवर्टाइज नहीं करती और बी भी नहीं, तो आप देखो दोनों को टोटल कस्टमर 100 हैं तो 50-50 ही मिल रहे हैं। और अगर दोनों ही एडवर्टाइज कर लेते हैं तो तब भी आप देखो तो दोनों को 50-50 कस्टमर ही मिल रहे हैं, और दोनों का जो शेयर है रेवेन्यू में वो भी सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों में से कोई नहीं हारी ना, तो ये जीरो सम हो गया, बेनिफिट दोनों को नहीं हो रहा। अगर आपको बेनिफिट तब होगा जब आप एडिशनल कस्टमर गेन करेंगे, और एडिशनल कस्टमर तभी गेन करेंगे जब दूसरी फर्म हारेगी। हारने का मतलब कि आपने एडवर्टाइज कर लिया और दूसरे ने एडवर्टाइज नहीं किया, तो ये जीरो सम, ये इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। ऊपर जो हम बिजनेस की बात कर रहे थे उसमें भी ऐसे ही आ रहा है। तो ये जो नेट बेनिफिट रिमेन द सेम है, ये इस तरह से ले रहे हैं कि वो अगर दोनों में से कोई भी लूज नहीं कर रही, कंपनी ए भी नहीं कर रही, कंपनी बी भी नहीं, दोनों इकट्ठे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, दोनों इकट्ठे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो फायदा कोई नहीं हो रहा, बेनिफिट वही रह रहा है आपका। तो दोनों का एक ही रहता है। और तब होगा जब एक पार्टी को गेन, जब एक पार्टी जो है ना वो नहीं एडवर्टाइजमेंट करे। जी, ठीक है ना, समझ आ गई ना ये? जी सर। अच्छा, अब हमारे पास आगे आगे क्लूसिव मॉडल। अच्छा, क्लूसिव मॉडल जो है ये इसमें फर्म एग्रीमेंट करती है। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो कार्टेल का मतलब है कि फर्म आपस में अगर एग्रीमेंट कर रही हैं तो ये कंपटीशन को कम किया जाए, क्योंकि कंपटीशन में तो एग्रीमेंट नहीं होता, तो उसमें प्राइस भी वेरी करती है, और प्रोडक्ट्स तो चलें डिफरेंट होती ही हैं, चलें इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इसमें प्राइस जो है ना वो वेरी नहीं करेगी, जो कि कंपटीशन में नहीं होता ओलिगोपली के अंदर भी। लेकिन क्रूसिव मॉडल में यही है कि प्राइस फिक्स हो जाती है, तो अगर ये आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जारी बात है, आप ये एग्रीमेंट करेंगे जिसमें कंपटीशन को एक्चुअली आप कम कर रहे हैं, या कंपटीशन का जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं कर रहे कंज्यूमर्स पे, तो गवर्नमेंट किस तरह इसको सपोर्ट कर सकती है? तो वो फॉर्म का आपस का ही एग्रीमेंट है, तो वो चाहे वर्बली है या जैसे भी आप कर रहे हैं। तो अब कार्टल में आप क्या करते हैं कि आप एग्रीमेंट करते हैं कि हम कोल्यूड करेंगे, यानी कि कॉपरेट करेंगे, और इन इन एन अनलॉफुल और सीक्रेट वे, जिससे ओवरऑल मार्केट जो है उसका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा और हम मार्केट को डोमिनेट करेंगे। अच्छा, और अनलॉफुल मैंने आपको बता ही दी है, ज्यादातर गवर्नमेंट तो उसको सपोर्ट नहीं करने वाली ना। यानी कि आप उस एग्रीमेंट को लेकर अगर कोई फर्म जो है ना वो एग्रीमेंट को ब्रीच भी करती है, तो आप गवर्नमेंट को के थ्रू आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते या कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, तो इसमें चूंकि कंपटीशन कम होता है, तो ये लिखा हुआ है ना, कंपटीशन कम हो रहा है और प्राइस रिलेटिवली ज्यादा चार्ज हो रही है, तो ये दोनों ही नहीं होते ना कंपटीशन में। कंपटीशन में तो फर्म ज्यादा है तो वैरायटी ज्यादा है और प्राइस भी कम होती है। तो इसमें होता क्या है, आप प्राइस फिक्स करते हैं और आउटपुट को एक सर्टन हद तक रिड्यूस करते हैं। ये दो कॉमन फीचर है कार्टेल के, जो क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ, इनफैक्ट मोनोपोली की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये दो फीचर्स कंपटीशन में नहीं होते इस तरह से। अच्छा, लेकिन अब चूंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हर फर्म को चीट करने का इंसेंटिव जरूर होता है, क्योंकि चीट करने से उस एक फर्म को फायदा हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही फायदा हो, लेकिन होता जरूर है। तो अभी हम ये देखते हैं पहले कि, और अच्छा, और चीटिंग में एक फर्म जो है वो एक, आप जो प्राइस फिक्स ही हुई है,
और प्राइस रिलेटिवली हायर चार्ज कर रहे हैं, तो अगर एक फर्म जो है वो चीट करके प्राइस कम चार्ज कर देती है, ठीक है, और जो जितना प्रोड्यूस करना था उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो कस्टमर तो लेंगे ना उससे, चीजें भी मिल रही हैं ज्यादा, कीमत भी कम है, तो उसी से लेंगे, तो उसको फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जाहिर बात है ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। फर्म वुड रियलाइज वेरी सून दैट देर इज समवन हु इज चीटिंग, और फिर ये जो कार्टेल है ये ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, अब हम जरा इसको डायग्राम से समझें कि कार्टेल में, एक कार्टेल बनती कैसे है और फिर इसमें चीट कैसे होता है, चीटिंग कैसे होती है, और कहेंगे तो फिर मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ भी कर दूंगा आपको। अच्छा, अब इसमें हम ना स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स फॉर्म्स हैं सारी की सारी, तो इसमें एम आर कर्व आपको नजर आ रहा है, फॉल कर रहे हैं। इम्परफेक्ट कंडीशन में एम आर कर्व फॉल ही करते हैं, या डिमांड कर्व जो है वो फॉल ही करता है। तो एम सी हमने रूटीन में कर्व बनाया, हमने इक्विलिब्रियम लिया ई पे, और ऑफ कोर्स हम उसको ऊपर ड्रैग किया डिमांड कर्व तक, क्योंकि कंज्यूमर की जहाँ तक विलिंगनेस है हम वहाँ तक उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और वो प्राइस चार्ज करेंगे। तो इंडस्ट्री ना ओपी प्राइस चार्ज कर रही है, तो प्राइस भी मैक्सिमम चार्ज हो रही है यहाँ पर, समझ आती है। अच्छा, और आउटपुट है ओ क्यू। और ओ क्यू क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, आपने इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करनी। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे फर्म जो है ना वो प्रोड्यूस कर भी सकती हो लेकिन नहीं करेंगी, ताकि अपनी मर्जी की प्राइस और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, प्रॉफिट चार्ज कर सकें प्राइस और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ना असल में केस डिओपली का ही लिया हुआ है, जगह क्योंकि दो की थी, वरना मैं फॉर्म सी भी ले सकता था, फर्क कोई नहीं पड़ता, बनती ऐसे ही है, और आप ये भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलिगोपोली में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, अब एक फॉर्म ए है। अच्छा, अब इसमें एक ही, अब मैंने उसमें क्या किया कि सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि ये जो प्राइस है ना जो कि इंडस्ट्री में चार्ज हो रही है, मैं इसको ड्रैग करूंगा हॉरिजॉन्टली, और ये पूरी लाइन को यहां तक खींच लूंगा, और इसको मैं यहां पर नाम दूंगा ए आर इज इक्वल टू एम आर, और इज इक्वल टू पी भी हो सकता है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह, वहां पर जब हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरह ड्रॉ करते थे और उसमें भी ये कहते थे ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू पी, वहां पे भी क्यों कहते थे? क्योंकि प्राइस फिक्स है, प्राइस को परफेक्टली कंपैरेटिव फॉर्म चेंज नहीं कर पा रही, इवन इफ वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तब भी। तो उसमें ए आर एम आर पी बराबर हो जाते थे प्राइस के कांस्टेंट होते थे। यहाँ पर भी इंडस्ट्री में प्राइस चार्ज हो रही है, ठीक है। अब आप फर्म, एक फर्म जो है वो आउटपुट को ज्यादा या कम भी कर रही है, ओ क्यू के दरमियान बात कर रहे हैं, ओ से क्यू के दरमियान वो आउटपुट ज्यादा या कम भी करे, तो वो प्राइस इंडस्ट्री से उठा रही है। और क्यों उठा रही है? क्योंकि कार्टेल है, वरना तो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकती है। अच्छा, तो इसलिए हमने ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी, यानी कि जो फर्म ए है उसका अब ए आर एम आर और कर्व जो है वो यही बन गया, ये जो सीधी लाइन है, इंडस्ट्री की लाइन जो प्राइस थी उसी को आगे ले गए। अच्छा, अब हमने एम सी ड्रॉ किया फर्म ए का। अब फर्म ए का जो एम सी है, अच्छा, अब जब वो ड्रॉ करना हमने तो एक और चीज आपने देखनी है, प्राइस तो सेट हो गई, मैंने कहा था प्राइस फिक्स होती है कार्टन के अंदर, दूसरा आउटपुट भी फिक्स करनी है। वो कैसे? ये जो ओ क्यू आपको नजर आ रहा है इंडस्ट्री में, तो ओ क्यू और ये ओ क्यू जो हमें नजर आ रही है, आउटपुट इतनी रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करनी, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गई तो इंडस्ट्री जो है ना वो ओ क्यू से ज्यादा आउटपुट उसकी चली जाएगी, और फिर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल जो है वो नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि इंडस्ट्री का जो एमसी है वो इंडस्ट्री के एमआर से पॉइंट ई पे कट कर रहा है, आप इसको भी हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करेंगे, और ये शो करेगा कि आपने इंडस्ट्री के एमआर को फॉलो करना है। तो आपका एमसी जो है वो इंडस्ट्री की एमआर को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ई है, ठीक है। तो आप वहीं पर उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री की जो टोटल आउटपुट है वो उतनी बने। और इसके ऊपर आपने ऊपर ड्रैग किया, ई पॉइंट तो आ गया, ऊपर ई वन आपने ड्रैग किया। अच्छा, अभी ई मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट फर्म ए के लिए नहीं है, इंडस्ट्री के लिए है, फर्म के लिए ए के लिए नहीं है। अब हमने ऊपर ड्रैग किया, ई वन पे गए,
ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने एवरेज कॉस्ट भी ड्रॉ किया हुआ है अपने हिसाब से। तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास OPE1Q ये टोटल रेवेन्यू है, और हमारे पास जो OP0 और E0Q ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो जो P0 P E1 E0 है वो फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर फर्म ने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, तो फर्म को तो चाहिए कि फर्म ए को यहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि फर्म का जो MC = MR है वो यहाँ हो रहा है। इसका मतलब है उसको यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो वो आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। लेकिन चूंकि आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कार्टेल के तहत, तो वो ये नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन चीटिंग जब करेगी ना, तो चीटिंग इसी बेस पे करेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो इंडस्ट्री को छोड़ देती है, बाकी फर्म को छोड़ देगी, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। अच्छा, 12, ये हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने फर्म बी भी बना ली है। फर्म बी पे मैंने वही इंडस्ट्री की प्राइस को एक्सटेंड किया है, और इंडस्ट्री की जो मार्जिनल रेवेन्यू की हाइट है उसको एक्सटेंड किया है। और इसका भी फर्म बी का भी MC बनाया है, वो इंडस्ट्री के MR से E0 पे कट कर रहा है, उसको ऊपर तक ड्रैग किया। तो हमारे पास अब आ गया रेवेन्यू OPE1Q रेवेन्यू आ गया, और OP0 EQ जो है वो टोटल कॉस्ट आ गई, और P0 PE1 E जो है वो हमारा ये इस फॉर्म बी का प्रॉफिट आ गया। उस फॉर्म के बी का प्रॉफिट कम है। क्योंकि उसकी कॉस्ट मैंने सिर्फ दिखाया हुआ है कि वो थोड़ी फॉर्म ए से ज़्यादा है, तो उसका प्रॉफिट थोड़ा कम नज़र आ रहा है। इसलिए इसमें ये आप कर तो रहे हैं काम आप, और प्राइस भी अपनी ये वाली चार्ज कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें चीट करने का चांस इस फॉर्म बी का भी है, वो भी कर सकती है। और फॉर्म बी जो है वो भी चीट करके अगर चाहे तो वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो MR है वो MC के बराबर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो फॉर्म बी का भी वही सूरत हाल है कि AR1 = MR1 है, और = P भी बोल सकता हूँ मैं। तो वही वाला हिसाब इसका भी चल रहा है, तो इसलिए ये वो जो MC है वो जहाँ कट कर रहा है वो उसका MR है, और P भी यही है, सारी बात है। तो ये हमारी कार्टन इस तरह से बन रही है। अब दोनों को मिलाएंगे अगर फर्म ए और फर्म बी के आउटपुट को, तो उतनी बनेगी जितनी के इंडस्ट्री की आउटपुट है। तो आउटपुट वो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे। आउटपुट भी रिस्ट्रिक्ट कर ली, और जितनी मैक्सिमम प्राइस चार्ज की जा सकती है ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर, वही सारी फर्म चार्ज कर रही है जो कि कार्टल में शामिल है। जी, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है मुझे कि नहीं? मुझे डायग्राम। सर मेरा एक हाँ जी। कि जो प्राइस है वो तो समझ आ गई है कि वो इंडस्ट्री में चार्ज हो रही है। ये पी नॉट की प्राइस क्या represent- अच्छा, ये ना मुझे एक्चुअली ना आवाज नहीं आई। वो आपकी बात कट गई है, दोबारा बोलो। सर मुझे ये तो समझ आ गया है कि जो पी प्राइस है वो इंडस्ट्री से प्राइस ली है फर्म ए और फर्म बी ने। लेकिन जो पी नॉट है वो क्या शो कर रहा है, जो पी नॉट की। हाँ, पी देखो, हमने इंडस्ट्री की अगर आप डायग्राम देखो तो हमने वहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो वो P0 प्राइस नहीं है, वो तो हमने सिर्फ एक सिंबल के तौर पर एक लेटर को इस्तेमाल किया हुआ है। आप कोई और भी कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली कॉस्ट को शो कर रहा है ना, वो मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है, कि ये वो हाइट है जहाँ पर इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो हर फर्म ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट को जहाँ पर वो इसके बराबर आ रही है, वहां वो उतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये कोटा इस तरह से सेट होगा कि इंडस्ट्री की मार्जिनल रेवेन्यू को देकर आप अपने कोटा अपने आउटपुट को डिसाइड करेंगे। तो ये एक्चुअली कॉस्ट है। जी। ओके सर। अच्छा, तो ये कोटा भी आ गया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़िएगा। कोटा है, प्राइस फिक्सिंग है। तो ये दोनों नजर आ रहे हैं ना। अब वो फॉर्म ए तो ज्यादा भी बना सकती है, फॉर्म बी नहीं बना रहे, तो फिक्स कर लिया कोटा। भाई तू इतना बनाएगा, तू इतना बनाएगा, प्राइस हम ये चार्ज करेंगे बस, और फिर लोगों को लूटेंगे। अब आ गई चीटिंग। अच्छा, चीटिंग में भी आप मैंने एक फॉर्म को लिया है, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो इंडस्ट्री में तो देखो वही सिलसिला चल रहा है, आप गौर करो।
तो वो एम सी एम आर पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है इंडस्ट्री का, उसको ऊपर ड्रैग किया। तो अब जो ऊपर ड्रैग कर लिया तो ये प्राइस चार्ज हो रही है इंडस्ट्री में, इसी प्राइस को आगे ड्रैग करके ए आर इक्वल टू एम आर पे हम ले गए। अच्छा। और नीचे जो है वो जो मार्जिनल रेवेन्यू की हाइट है उसको भी ड्रैग करके आगे ले गए। और असूलन जो है वो जो फर्म ए का मार्जिनल कॉस्ट है वो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंडस्ट्री की जो मार्जिनल रेवेन्यू की हाइट है। अच्छा। तो अब यहाँ जितना जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करना चाह रही है, जो फिक्स किया उन्होंने कि टोटल इंडस्ट्री इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो अब वो ई वन पे आउटपुट ओ क्यू है जिसपे प्रोड्यूस कर रही है कार्टेल के तहत। लेकिन अब वो चीट कैसे करेगी कि वो ए पॉइंट ई की जगह पर पॉइंट ए पर चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। जब वो पॉइंट ए पे जाएगी तो एम सी टू एम आर उसका हो रहा है, और वो अब क्यू वन पे प्रोड्यूस करेगी। और क्यू वन पे प्रोड्यूस करने से अगर आप गौर करो तो थोड़ा सा जो ग्रीन पोर्शन है वो प्रॉफिट का है। तो आपको पी नॉट के नीचे जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, वो चला गया। ये मैंने लिखा ग्रीन एरिया अंडर रेड लाइन इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉस्ट को देख रहे हैं ना, कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ ज्यादा हो रही है क्यू वन पे। अच्छा, लेकिन उसको थोड़ा सा जो ब्राउन पोर्शन नजर आ रहा है वो एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो उसका प्रॉफिट गया है वो कम है, और जो प्रॉफिट उसको मिला है वो ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने गेन ज्यादा किया, ओवरऑल उसको ज्यादा फायदा हुआ है। तो फर्म चीट करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और कोटा को फॉलो नहीं कर रही, तो ये इससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ग्रीन, ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, इस ये अब टोटल प्रॉफिट उसको हो रहा है, और इस तरह वो फायदा हासिल कर रही है। जी, सवाल है तो बताओ। आसान है ना? जी सर, समझ आ गई। ठीक हो गया, अच्छी बात है। अब हमारा आ गया इसी तरह इसी पैटर्न पे चूंकि हम कोलिशन मॉडल्स पढ़ रहे हैं, तो अब प्राइस लीडरशिप। अब आपको अच्छे से पता है कि लीडर कौन होता है। लीडर तो वही होता है जिसे मार्केट लीडर बोलते हैं, और उसका हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है। तो वो ट्रेंड सेटर भी होता है, मार्केट में डोमिनेट भी कर रहा होता है। तो क्या करती हैं कि जो बाकी फर्म्स हैं वो उस लीडर को फॉलो करते हैं कि जो लीडर प्राइस रखेगा हम भी वही प्राइस रखेंगे। तो अब आप जरा गौर करो यहाँ पर, हम ना पहले देखते हैं लीडर को, हम जरा देखते हैं कि लीडर साहब क्या कर रहे हैं। अब अच्छा, अब इंडस्ट्री को हम देखते हैं। इंडस्ट्री में ए आर एम आर वही फॉल कर रहे हैं, डिमांड कब आ गया। अच्छा, अब जो लीडर का मार्जिनल कॉस्ट कब है वो मैंने ब्लैक से दिखाया है और लिखा है एमसी मार्केट लीडर। और जो फर्म का जो फॉलो कर रहा है उसको फॉलोअर फर्म, उसका मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, रेड वाला। पता है क्यों ऐसे? ऐसा क्यों है भला? हम्म, है जी। अच्छा, योर कनेक्शन इज स्टेबल मेरा लिखा हुआ आ रहा है, शायद मुझे भी कोई। सर उसकी कॉस्ट है इसीलिए। क्या है? सर उसकी कॉस्ट मार्केट लीडर से ज्यादा है। जी ज्यादा है, जाहिर बात है। मार्केट लीडर है तो उसको इकोनॉमी स्केल भी तो होगा ना। बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा है तो कॉस्ट तो कम ही होगी, जाहिर बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए वो छोटी फर्म है तो वो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। अच्छा खैर, अब मार्केट लीडर जो है वो, अब एमसी टू एम आर हमने देखा वो बना जब, और उसने ऊपर अपने ए आर डिमांड कब तक लेकर गया है और प्राइस चार्ज की है। ठीक है जी। अच्छा, अब लीडर जो है वो प्राइस एक चार्ज कर रहा है और आउटपुट उसकी ओ क्यू है, और हम एज्यूम यही कर रहे हैं कि ये ए आर एम आर लीडर का ही है। अच्छा, अब जो फर्म है वो भी अपना एमसीयू यहीं पर ही ड्रॉ किया हुआ है। अब सोलन तो वो जो प्राइस, अब उसका एमसी हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो। अब ये प्राइस उसने चार्ज करनी है, किसने? फॉलोअर ने। तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई। फॉलोअर के लिए स्ट्रेट लाइन है ए आर टू एम आर। बताया था जब भी प्राइस कांस्टेंट होगी और आप अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे लेकिन प्राइस को ना चेंज कर सकें, तो यही कंडीशन बनती है। ए आर टू एम आर टू पी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनती है। ये अभी ऊपर भी बताया, यहाँ पे वही बात है, तो मैंने इसलिए लिख दिया। तो अब जो है वो अगर देखें तो उसका जो एमसी है वो ऊपर है, और वो अगर देखें तो ई टू पर, ई टू पर उसका इक्विलिब्रियम आ रहा है, एमसी इक्वल टू एम आर। ओके फाइन। लेकिन वो प्राइस तो ऊपर चार्ज कर सकते, मतलब ई टू को अगर मैं ऊपर ड्रैग कर दूं, यानी कि यहाँ से ऊपर ले जाऊं,
बहरहाल वो ऊपर नहीं जा रहा ना, क्योंकि उसका जो है वो ए आर एम आर का वही हो गया है, जो कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई थी ना, क्योंकि वो प्राइस उसने चेंज नहीं करना। तो एक मिनट, ये ड्रॉ किया तो ये मिट ही नहीं रहा। अच्छा नहीं, वो जब क्लोज करूंगा तो हो जाएगा। अच्छा खैर, तो अब इसका मतलब ये है कि वो उसका यहाँ इक्विलिब्रियम मानेगा, वो भी यही प्राइस चार्ज करेगा। अब दोनों का एसी सेम नहीं है, मैं सिर्फ बना के बता रहा हूँ आपको कि लेट्स से कि जो मार्केट लीडर है उसका जो एसी है ना, मैं कलर चले चेंज कर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो ये है, ठीक है, ये है जो मार्केट लीडर है उसका एसी है, ठीक है जी। और जो फॉलोअर है उसका लेट से ये, वो क्या है जी, ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉलोअर को तो प्राइस ज्यादा चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी कम नहीं है, लीडर को तो फायदा हो रहा है। लेकिन समटाइम्स जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं वो बाकी फर्म जो फॉलो कर रही है उनके लिए फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम हो रहा होता है। या अगर लीडर कम प्राइस चार्ज करेगा तो फिर जो दूसरी फर्म है उनके लिए कम प्राइस चार्ज करना एट टाइम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो लीडर से ज्यादा होती है। तो लीडर का प्रॉफिट यहाँ क्लियर कट ज्यादा होगा। जबकि जो अब अगर आप गौर करें तो जो फॉलोअर है उसका कितना प्रॉफिट है, बताओ, कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, कोई नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या लग रहा है आपको? सर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि जितना जहाँ पे ए आर है वहीं पर ही ए सी भी नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें लीडर की, तो उसको तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि कॉस्ट कम है, ए आर ऊपर जा रही है। तो उसका तो अगर मैं एरिया निकालूं तो फिर ये यहाँ ड्रैग कर दूं, तो ये जो सारा एरिया सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो रखा हुआ है। तो इन बेचारों को फिर उस तरह से प्रॉफिट नहीं होने वाला अगर ये लीडर की प्राइस को सेल करें। जी, इसमें कोई मसला हो तो बताएं। सर ये प्लीज एक दफा वापस बता दें कि जो फॉलोअर आगे लिखा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये फॉलोअर की प्राइस फिक्स्ड है? जो ए आर इज इक्वल टू एम आर लिखा हुआ मैंने, फॉलोअर की प्राइस फिक्स है ना बेटा, देखो आपको बताया कि इसका मतलब है कि फॉलोअर जो है वो ओ क्यू नॉट पे प्रोड्यूस कर रहा है अभी फिलहाल, मतलब ये कुलियन उसने किया हुआ है। मैं कुलियन, अब ये एग्रीमेंट बकायदा को वर्बली हुआ नहीं हुआ, उसने जाकर लीडर से थोड़ी कहा है कि हाँ जी मैं जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा। ये उसने खुद से बस फॉलो करने का सोच लिया। कुलियन में तो बकायदा मीटिंग होती है, वो कार्टल में तो मीटिंग होती है ना बकायदा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अब जब वो प्राइस उसने वही चार्ज करनी है, तो वो ओ क्यू नॉट से कम बनाए या ओ क्यू नॉट तक बनाए, यानी कि वो अपनी इस आउटपुट पे प्रोड्यूस करे, यहाँ प्रोड्यूस करे, उसकी प्राइस चेंज होने वाली नहीं है, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी। तो भाई फिर ए आर एम आर भी सेम ही रहेंगे ना, जब प्राइस कांस्टेंट हो। हमने बहुत शुरू में पढ़ा था, तो ए आर एम आर भी सेम होते हैं और प्राइस के बराबर होते हैं। कुछ और पूछ रही हो? और सर अगर जो मार्केट लीडर है वो प्राइस चेंज करेगा तो फिर ये जो तो फिर फिक्स्ड प्राइस है फॉलोवर की वो भी चेंज हो जाएगी? वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर वो चेंज करता है तो ये इसमें शिफ्ट आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर चल रहा है अभी फॉर एग्जाम्पल, वो चेंज कर लेता है प्राइस। मैं आपको एग्जांपल अभी चले दे देता हूँ, वो ना प्रॉफिट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ कि लीडर जो है ना वो यहाँ चार्ज करता है कि मैंने यहाँ पर प्राइस को थोड़ा कम करना है, आउटपुट थोड़ी ज्यादा करनी है। तो अब इसका मतलब है कि जो ए आर इज इक्वल टू एम आर है वो ये बन जाएगा। अब जो फॉलोअर है उसके लिए प्राइस ये है पी नॉट, और अब उसके लिए ए आर, अब वो इसी प्राइस पर सारी चीजें बेचेगा जितनी भी बनाएगा। लेकिन उसमें फिर नुकसान हो सकता है ना, कि नुकसान का मतलब कि लीडर की तो प्राइस कॉस्ट कम ही है,
वो प्राइस कम भी कर ले तो टेंशन नहीं है। तो लेकिन फॉलोअर के लिए जो है ना वो एक मुश्किल काम है ये करना। इसी तरह वो ये भी कर सकता है कि ये अभी ना मैंने, क्योंकि आगे हम वैसे पढ़ेंगे तो तब हम उसमें ज्यादा बात कर सकते हैं। ये एमआर जो है ना, मैंने पेंट में खोला, ये एमआर नेगेटिव हो गया। और आपको पता है जब एमआर जीरो होता है उस वक्त टोटल रेवेन्यू कितना होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो हो सकता है कि जो लीडर है वो रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहे, वो यहाँ प्रोड्यूस करना चाहे Q1 पे। तो अगर वो यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो फिर वो यहाँ यहाँ तक प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि डिमांड का मतलब है कंज्यूमर की बिलिंगनेस। तो ये इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, वो यहाँ करेगा चार्ज। तो फिर वो भी, उनको भी इतना ही चार्ज करना पड़ जाएगा फॉलोअर को। लेकिन अगर फॉलोअर की जो एवरेज कॉस्ट है वो लेट से इतनी इतनी है, तो प्रॉब्लम हो गई फॉलोअर को। तो उसको तो लॉस हो जाएगा अगर वो इतनी प्राइस, क्योंकि अब वो यहाँ पे अगर AR MR करेगा तो कॉस्ट ऊपर निकल गई। समझ आ रही? जी सर। अब क्या सवाल रह गया? सर जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो हमेशा इसी जो फॉलोअर का है वो हमेशा उसका नॉर्मल प्रॉफिट पे ही बनेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो ऐसे आपको एग्जांपल दी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है लीडर का प्रॉफिट उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर उसका मार्जिनल कॉस्ट कम है तो उसकी एवरेज कॉस्ट भी फॉलोअर से कम ही होगी। तो वो जरूरी कोई नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही आपको बताया कि भाई यहाँ पे बना लें। आप ना बनाओ यहाँ पर, आप कहीं और बना लो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर है एवरेज कॉस्ट भी वहीं से ही गुजरेगी ना। अगर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर है तो क्या आप फॉलोअर की एवरेज कॉस्ट यहाँ बना सकते हो? बताओ। नो सर। क्यों बोला? सर क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट पे उसको जी इंटरसेक्ट जी करना है। जी जी जी, तो इसीलिए बस ये ध्यान में रखना है, बाकी जहाँ मर्जी बनाओ। ओके सर। अच्छा, ये भी हो गई बात। अब कोलिजन, ये ना पेपर में सवाल भी आया तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। व्हेन इज कोलिजन लाइकली टू बी सक्सेसफुल? पहला पॉइंट लिखा है, फर्म्स प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स। भाई अगर सिमिलर होंगे तभी तो वो कोलिजन करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है वो ढूंढ रहा है, चीज चीज मिल नहीं रही उसको। मतलब एक दुकान है, वो चीज बेच रही है, तो उसकी उसने 50 चीजें रखी थी, 50 बेच दी। लेकिन चूंकि कोटा फिक्स था कार्टल, अगर कार्टल की बात करूं, 50 चीजें बेच के उसने कहा जी खत्म हो गई। ठीक है, अब वो दूसरी दुकान पे जाएगा, जारी बात है, वही चीज लेने के लिए। तो अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं तो फिर ही फर्म आपस में कार्टल बनाएंगी, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो सेम होंगे। और फिर वो कोटा भी डिसाइड कर लेंगे कि इतने कस्टमर तेरे, इतने मेरे। अगर वो डिफरेंट है तो फिर उनकी मार्केट भी डिफरेंट होगी, कॉस्ट में भी हो सकता है काफी ज्यादा फर्क हो। वैसे वो सेकंड पॉइंट है, फर्म्स हैव सिमिलर कॉस्ट। क्योंकि अभी हमने बात की है प्राइस लीडरशिप के अंदर, कि अगर कॉस्ट आपकी फर्क है तो आपके लिए कुलियन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट लीडर की और फर्म की प्राइस, कार्टल में तो चलो समझ आती है कि कॉस्ट उनकी सिमिलर, का मतलब है करीब करीब होनी चाहिए, वरना एक फर्म को बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक को नहीं होगा। तो प्राइस लीडरशिप के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि कॉस्ट सिमिलर ना हो। और बहुत ज्यादा अगर अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर तो प्राइस लीडरशिप वाला कार्टल, वो वाला कुलियन नहीं बनाया जा सकता। और अगर कम डिफरेंस है तो फिर ठीक है। फिर फर्म नो वन अनदर वेल, वो इसलिए क्योंकि आपने कार्टेल बनाना है तो ट्रस्ट भी तो रखना है ना। अगर आप जानते नहीं है तो किस तरह एग्रीमेंट करेंगे आप? ट्रस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आप अगर ट्रस्ट नहीं करते और चीट हो जाता है, जो कि हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से ये मेक श्योर करना है ना कि ना हो। तो उसके लिए एक अननोन फर्म के साथ किस तरह से आप एग्रीमेंट कर लेंगे? वो चीट कर ले पहले ही दिन, तो आपकी तो पहले दिन नुकसान हो गया ना आपको आते साथ ही, क्योंकि आपने तो प्राइस ज्यादा रखी हुई थी, या आपने आउटपुट कम की हुई थी, उसने ज्यादा करके फायदा उठा लिया। इसी तरह से एज लॉन्ग एज देर आर फ्यूअर फॉर्म्स, एग्रीमेंट इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि जितनी ज्यादा फॉर्म्स आएंगी उतने ही ज्यादा डिसएग्रीमेंट होगा, या उतने ही ज्यादा चीटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। और उतना ही एक, जो आप कह लो कि जो एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट है ना, वो बनाना मुश्किल हो जाएगा इस केस में भी। और लास्ट जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट। यानी कि अगर डिमांड अप डाउन हो रही है तो फिर आप किस तरह से, आपने कोटा फिक्स कर लिया फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में, ठीक है, कार्टल में, और बाद में अचानक डिमांड बढ़ गई। बढ़ गई तो हर फर्म गई, यार मैंने पकड़नी, मैंने पकड़नी, क्योंकि अब इंडस्ट्री को तो ज्यादा बनाने की जरूरत है, जबकि इंडस्ट्री में तो कोटा फिक्स हुआ है। या डिमांड कम हो गई तो फर्म कहेगी यार मेरा तो कोटा इतना था, मुझे तो पूरी नहीं पड़नी। तो उसमें फिर जारी बात है फर्म जो है ना वो एग्रीमेंट के तहत एक्शन नहीं लेंगी।
तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो नहीं कर सकते आप। अगर मार्केट स्टेबल ही नहीं है तो एग्रीमेंट एक्चुअली होगा ही नहीं, यानी कि कुलियन होगा ही नहीं किसी भी किस्म। ठीक है जी, ये हो गया। आगे हमारे पास अब लास्ट जो रह गया है फॉर्म। ये जो प्राइस लीडरशिप है वो एक टाइप ऑफ कोल्यूजन है जी फर्म के बीच में। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो क्रिसो मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें दो आपके सिलेबस में है, एक प्राइस लीडरशिप है, एक कार्टेल है। और इस तरह नॉन क्रिसो मॉडल के अंदर भी दो ही इस तरह हम जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं। ओके। चलें जी, फिर एक मोनोपोली को फिर कल देखते हैं। आज इतना ही काफी है। खुदा हाफिज।